सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज वीडियो लेट अपलोड हो रहा है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। और इसका मैंने अपडेट आप लोगों को दे दिया था, आप लोगों को पहले बता दिया था कि आज वीडियो लेट अपलोड होगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था और टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया था। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, जो भी अपडेट होता है आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे पहले ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा गुनेरी गांव। तो अभी गुजरात ने कच्छ जिले के गुनेरी गांव में जो अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है उसको गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। इससे कच्छ के पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसको ध्यान में जरूर रखना कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया है? गुनेरी गांव। अब यहां से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। पहले हम जैव विविधता की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके, पहले मैं आपको वो रिवाइज करवाता हूँ। एक तो आपको याद रखना है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है? 22 मई को होता है। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना था कोलकाता। जैव विविधता के जनक के नाम से कौन मशहूर है? ईओ विल्सन। और अगर पूछे जैव विविधता संबंधित कोप 15 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और अगर भी लेटेस्ट वाली में पूछूं कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो कोप 16 का आयोजन हुआ था अभी 2024 में, वो कहाँ पे हुआ था? वो कोलंबिया में हुआ था। वैसे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षावनों में। पृथ्वी के फेफड़े इनको कहते हैं। उड़ीसा के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये देश का तो 37वां 37 नंबर का है और उड़ीसा का तीसरा है। ये जो गंधवर्धन पहाड़ियां हैं उड़ीसा की, इनको आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। अच्छा, दुनिया का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत में है? तो 8%। और अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये 3 नवंबर को होता है। और हमने क्या देखा आज का प्रश्न? गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया है? तो गुनेरी गांव बन गया है। वो पॉइंट भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब गांव बन गया है तो गांव से और क्या क्या प्रश्न मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक आपको देश का पहला गांव कौन सा बन गया? तो माणा गांव जो उत्तराखंड में है, जो अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। और देखो, अगर पूछे भारत का पहला संशोधित जैव गांव वाला राज्य, संशोधित जैव गांव मतलब मॉडिफाइड बायो विलेज वाला राज्य, ये बन गया त्रिपुरा। और उस गांव का नाम क्या है? दासपारा। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली गांव जो गुजरात में है। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतौल। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज केरल का कुंभलाम्बी गांव। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जेरी गांव। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है झारखंड का जामताड़ा जिला। फेयंग गांव मणिपुर में है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव बना। बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगर गांव देश का पहला शहद गांव बना था। उसके अलावा अभी एक पिपलांतरी गांव न्यूज में था, ये आपको मिलेगा राजस्थान में। क्यों न्यूज में था? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था, जो कि पिपलांतरी मॉडलों पर आधारित होगी, उससे प्रेरित होगी। और गांव से ही याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? बिहार बना था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अच्छा, वैसे बात तो यहाँ पे गुजरात राज्य की भी हुई है। चलो फिर गुजरात की स्टैटिक मैं आपको बता देता हूँ। एक बार गुजरात क्यों छोड़े उसे भी देख लेते हैं। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, राज के पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। गरबा डांडिया यहाँ के लोक नृत्य हो गए। वंचड़ा नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क मिल जाएगा। सरदार सरोवर बांध आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई बांध मिलेगा ताप्ती नदी पर, कडाना बांध माही नदी पर, और दांतेवाड़ा ये बनास नदी पर आपको मिलेगा। ठीक है,
तो इतना हम देखते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, और ये थीम 2025, 2026 और 2027 तक है। अच्छा, वैसे कैंसर से और भी कुछ दिवस होते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। एक वैसे वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी होता है 1 अगस्त को, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को होता है। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई, उसका नाम है सर्वावैक। और सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, और पिछले साल का जो बजट आया था उसमें कहा गया था कि 9 से लेकर 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके जो टीके होंगे वो मुफ्त में दिए जाएंगे। और अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म ioncology.ai को लॉन्च किया था, और स्टडी ऑफ कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था, सवेरा कार्यक्रम। और कैंसर के लिए mRNA टीका डेवलप किया था रशिया ने, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे फरवरी में अभी तक 2-3 दिवस हम मना चुके हैं, कौन कौन से देखो, एक तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया, और ये एक दिवस 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मना रहे हैं। फरवरी के ये 3 दिवस अभी हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने दूसरा ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो आंसर होगा भारत ने। तो ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हुआ। 18 जनवरी को ये शुरू हुआ था, अभी 2 फरवरी 2025 तक ये चला। कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में। मलेशिया में जो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, वहाँ पे एक स्टेडियम है बायूमास क्रिकेट ओवल स्टेडियम, वहाँ पे ये हुआ था, और इसको फाइनली जीत लिया भारत ने। यहाँ पे भारत ने फाइनल में हराया है साउथ अफ्रीका को, और भारत ने दूसरी बार इसको जीता है। इससे पहले जो इसका संस्करण हुआ था वो भी भारत ने जीता था, और ये दूसरा वाला भी भारत ने जीता है। इस बार भारत के यहाँ पे कप्तान कौन रही, निक्की प्रसाद रही है, और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे गोंगाड़ी त्रिशा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी गोंगाड़ी त्रिशा ही रही है। अच्छा, हमने कहा ये इसका दूसरा संस्करण है जिसको भारत ने जीता। पहला वाला भी भारत ने जीता था। पहला वाला कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 2023 में हुआ था पहला संस्करण, साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था। और अब हम देख रहे हैं दूसरा वाला 2025 में हुआ, मलेशिया में भारत ने जीता और साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, ध्यान रखना ये। अच्छा, इसी तरह से वैसे मैं भी आपको रिवाइज कराऊंगा क्रिकेट से संबंधित और भी प्रश्न, लेकिन एक तो अभी हमने पढ़ा था पिछले महीने ही मलेशिया में ही इसी स्टेडियम में एक मैच हुआ था, एक टूर्नामेंट हुआ था। पहली बार हुआ था वो ACC वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप 2024, मलेशिया के इसी स्टेडियम में हुआ था, ये बायूमास क्रिकेट ओवल स्टेडियम। उसको भी भारत ने जीता था, वहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को हराया था। चलो, क्रिकेट से संबंधित कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराऊं। एक तो याद होगा अभी नवा वुमेन्स एशिया कप 2024 जो श्रीलंका में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता, भारत को हराया। और महिलाओं वाला जो नवा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। अब 2025 में जो मेंस एशिया कप होंगे वो भारत में होंगे T20 फॉर्मेट में, और 2027 वाले मेंस एशिया कप बांग्लादेश में होंगे वनडे फॉर्मेट में। अभी रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीत लिया मुंबई ने विदर्भ को हरा के। ईरानी कप 2024 को जीता मुंबई ने शेष भारत को हरा करके। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए शम्मी सिल्वा, श्रीलंका के हैं। और ICC के नए अध्यक्ष बन गए जयशाह, और BCCI के सचिव बन गए देवजीत सेकिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी एक पहाड़ है जिसको भी इंसान का दर्जा दे दिया गया। उस पर्वत का नाम है तारानाकी, जिसे तारानाकी मोंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यूजीलैंड में है, और अभी इसी को एक इंसान का दर्जा दिया गया है। एक्चुअली में यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं,
तो अब एक नई संस्था भी बनाई जाएगी जो पर्वत की आवाज और चेहरा होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी न्यूजीलैंड के प्राकृतिक स्थानों को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया जा चुका है। जैसे 2014 में उरेवेरा मूल वन क्षेत्र को, 2017 में वांगानुई नदी को व्यक्ति का दर्जा दिया जा चुका है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। अब ये न्यूजीलैंड में हो रहा है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। देखो, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन होती है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। उसके अलावा आपको याद हो तो नया कॉन्टिनेंट खोजा गया था जेलैंडिया, और न्यूजीलैंड उसी का हिस्सा है। कुक जल संधि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करती है। और अगर पूछूं न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो माउंट कुक है। और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया था किसने? न्यूजीलैंड ने। पर बाद में जो नए प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने इसे समाप्त भी कर दिया था। और पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश यही है। उसके अलावा ये देखो, अभी नवा जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसको न्यूजीलैंड ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा के। ठीक है, तो न्यूजीलैंड से इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सनातन धर्म अलायम के महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। वर्चुअली शामिल हुए मतलब ये खुद पर्सनली वहां पे नहीं गए, ये डिजिटली वहां पे उपस्थित रहे। मतलब यहाँ पे इन्होंने कैमरे में देखा और वहां पे स्क्रीन में ये दिखाई दिए, तो इसे कहते हैं वर्चुअली उपस्थित रहना। और ये कार्यक्रम इंडोनेशिया में मुरुगन मंदिर है, वहां पे आयोजित किया गया। ये महाकुंभभिषेकम भारत के 72 गुरुकुलों के सहयोग से इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। और आपको बता दूं, जकार्ता का ये जो मुरुगन मंदिर है, इसकी आधारशिला 14 फरवरी 2020 को भारत और मलेशिया के सहयोग से रखी गई थी। तो ये महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम इंडोनेशिया के विविध समुदायों की एकता और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। अब बात इंडोनेशिया की है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल आपको बताया, अभी जकार्ता है, नई कैपिटल नुसंतारा है। किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप पर। आसियान का वैसे हेडक्वार्टर जकार्ता में ही है। करेंसी हो गई इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। अभी इंडोनेशिया 2 कारण से बड़ा न्यूज में है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये याद रखना, इंडोनेशिया के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति। यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी आपको मिलेंगे जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, जैसे कि माउंट मेरापी, माउंट सिमेरू, माउंट क्राकतोवा, माउंट इबू, माउंट लोवोटोबिल लाकी। इन सब में पिछले साल विस्फोट देखने को मिला था, तो न्यूज में थे। और साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश लॉन्च की थी इंडोनेशिया ने। अभी रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो। और ब्रिक्स का अभी 10वां सदस्य देश बन गया इंडोनेशिया, इस कारण से यह भी बहुत न्यूज में था। उसके अलावा पिछले साल 10वीं वर्ल्ड वाटर समिट ये बाली इंडोनेशिया में ही हुई थी। और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना इंडोनेशिया से संबंधित। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सर्विस शुरू की है। ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। शुरू करने का उद्देश्य व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना, जनता से फीडबैक लेना और नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना। और आप इससे जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी डाउनलोड कर पाओगे। काफ़ी सारी सर्विसेज आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। बार बार आपको मतलब गवर्नमेंट की साइट्स खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अभी गवर्नमेंट की कौन सी सर्विस आ रही है, क्या चल रहा है। आपको यहीं पे जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं ना दोस्तों के कि आज भाई ये हुआ, तो उसी तरह से गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स यहाँ पे आपको पता चलती रहेंगी। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हो गए, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पक्षी है काला हिरण, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है अशोक, भाषा है तेलुगु। और यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क मिलेगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व और करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ध्यान रखना।
यहाँ पे उगादी फेस्टिवल होता है, डेक्कन फेस्टिवल होता है, कुचिपुड़ी नृत्य यहाँ का है, और बेगमपेट हवाई अड्डा यहाँ मिल जाएगा, तिरुपति हवाई अड्डा यहाँ मिल जाएगा आपको, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर मिल जाएगा, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर मिल जाएगा, पुलिकट लेक है यहाँ पे, कोल्लेरू लेक आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा आपको याद है आंध्र प्रदेश ने प्राकृतिक खेती मॉडल के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 जीता था। और ये छोड़ो, ये देखो, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया? आंध्र प्रदेश ने। अंगदान में वृद्धि के लिए देश को भारत सरकार से जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक कृषि मॉडल को गुलबैंकियन पुरस्कार, ये हमने ऊपर देख लिया, किसने दिया? पुर्तगाल के गुलबैंकियन फाउंडेशन ने। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना यहाँ शुरू हुई थी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी थी आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया, पुलिकट झील यहाँ पर है। और इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा ये कहाँ पर शुरू की? तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा। तो ओके, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में नवीन चावला का निधन हो गया, वे कौन थे? वे हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नवीन चावला का भी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2009 से 2010 तक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, 16वें नंबर के। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 3rd जेंडर के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाया था। ये उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा अचीवमेंट भी रहा था। तो नवीन चावला थे, ये निधन हो गया इनका। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आंसर करना। मैं आपको बता देता हूं, राजीव कुमार, ये अभी वर्तमान में है, 25वें नंबर के हैं। कुछ और प्रश्न देख लो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, इसका उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से लेके 29 तक। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं हम। और वर्तमान में हमने देख लिया हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और पहले कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी? वीएस रमा देवी। और अगर पूछें अभी वर्तमान में 2 नए जो इलेक्शन कमिश्नर बने थे 2024 में बने थे, ये नए, उनके नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और अभी चुनाव आयोग ने ये कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च किए थे, सक्षम ऐप हो गया, गरुड़ ऐप हो गया, सी विजिल, एनकोर, नो योर कैंडिडेट, मिथ वर्सेस रियलिटी, सुविधा पोर्टल, इन सबको इसने लॉन्च किया था, ये ध्यान में रखना। वैसे हमारा प्रश्न यहाँ पे ऑबिचुरी वाला है, निधन वाला है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के मैं आपको बताता हूँ नाम, जिनके हाल ही में निधन हुए। ये 2025 के व्यक्तियों के नाम में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का भी निधन हो गया, वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन पिलियोजेट का निधन हो गया, 2024 में पद्मश्री मिला था। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम का निधन हो गया, अभी 1999 में पद्म विभूषण मिला था। वैसे वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है, वो भी मैंने लिख दिया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या व्यक्ति का भी निधन हो गया, वो जापान की टोमिको इट्टुका थी, 116 वर्ष की। अच्छा, आप मुझे बताओ, अब इनके निधन के बाद अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गई हैं? हिंट मैं आपको दे देता हूँ, वो ब्राजील से हैं और एक नन है। नाम बताओ उनका क्या है? और एक दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति का भी निधन हुआ था अभी, जॉन टेनिसवुड नाम में, ब्रिटिश व्यक्ति थे, 112 वर्ष आयु थी। अभी डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया, हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1975 में भारत की पहली सफल कॉर्नरी धमनी बाईपास सर्जरी उन्होंने की थी, और भारत का पहला हृदय फेफड़ा यानी कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट भी उन्होंने किया था। पद्मश्री 1991 में मिला था। KM चेरियन उनका नाम है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस बुक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्म योगिनी वीरांगना। एक्चुअली में अभी 31 जनवरी 2025 को राष्ट्र महिला आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया, और जिसकी थीम भी रखी नारी तू नारायणी। और राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर। और अभी उन्होंने ही इसी मौके पर अपनी पुस्तक है
मतलब उनकी खुद की पुस्तक है कर्म योगिनी वीरांगना, उसका पहला संस्करण लॉन्च किया। ये जो बुक है ये अहिल्याबाई होलकर के साहस और नेतृत्व पर आधारित है। यहाँ पर हम राष्ट्र महिला आयोग की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्र महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये भारत सरकार की एक संवैधानिक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 1992 में। कौन सा अधिनियम था? 1990 का। पहली अध्यक्ष कौन रही? जयंती पटनायक, वर्तमान में विजय रहाटकर हैं। 2024 में ये बनी थी, हमने पढ़ा था इनके बारे में, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आंसर होगा सुनीता विलियम्स। तो भारतीय मूल की, इंडियन ओरिजिन, नासा के एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स। अभी 62 आवर और 6 मिनट की टोटल स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। और अब आप कह सकते हो कि महिलाओं में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक, चहलकदमी करने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। इन्होंने नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन के 60 घंटे 21 मिनट के स्पेस वॉक के जो रिकॉर्ड था उसको छोड़ दिया है पीछे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब रिकॉर्ड तो बनना ही था। सुनीता विलियम्स स्पेस में अटक गई हैं तो वहां पे करी क्या? चलो स्पेस वॉक की कर लेते हैं, कुछ तो रिकॉर्ड बनाए। आपको याद होगा पिछले साल जून में बोइंग स्टारलाइनर से जो ये सुनीता विलियम्स है और इनके एक साथी है बुच विल्मोर, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और फिर वहीं पे जाकर के अटक गए थे। उनका वैसे मिशन तो 8 दिन का था, 8 दिन रहना था, लेकिन जो बोइंग स्टारलाइनर जो जिसमें वो गए थे उस कैप्सूल में, उसमें तकनीकी खराबी के कारण वो वापस लौट न सके और वहीं फंसे रह गए। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि हमने पढ़ा है वैसे तो नासा ने इनको वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया था, उस मिशन का नाम क्या है? बाकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज मेरे पास एक्चुअली में कुछ ऐसा ज़रूरी काम आ गया था जिससे मैं आपका कंटेंट तैयार नहीं कर पाया, पीपीटी तैयार नहीं कर पाया। मुझे पता है आज मैंने आपका कुछ ज़्यादा खास रिविज़न करवाया नहीं है, कारण वो सेम ही है, उसी कारण से हम लेट भी हो गए आज। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट होता है मैं आपको अपडेट दे दूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आपको पता चल जाए तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, हाँ आज लेट हो जाएंगे और इतनी बजे तक वीडियो आएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में ज्वाइन करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी पीडीएफ वगैरह ये सब आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम पे ही। बाकी सेशन पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो शराची रार बंगाल टाइगर ने। फिर पूछा किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर को लॉन्च किया? तो सेबी ने। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इसकी थीम पूछी थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये 2 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 को जीत लिया है बेंगलुरु जवान्स ने। और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित न्यायिक आयोग का प्रमुख किसे बनाया गया? हर्ष कुमार को। विश्व पुस्तक मेले 2025 में फोकस देश रहा रशिया। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए समझौता किया वीजा के साथ। और विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस 2025 ये मनाया गया 30 जनवरी को। और आखिरी प्रश्न था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश यानी कि अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी? आर्टिकल 224A। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि उत्तराखंड ने कहां पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली? तो आंसर होगा देहरादून। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।